हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फरहान और स्वागत है आपका क्यूरियोसिटी पैविलियन के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये वीडियो सिर्फ पार्ट 1 है पूरे वीडियो का। आने वाले 2 वीडियोस में आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 मिल जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ आखिर तक इस वीडियो के। एक बड़ा सा मैदान जो कि बांस के पेड़ और लंबे कांटेदार झाड़ियों से भरा हुआ है। इसी वक्त हवा का एक हल्का सा झोंका बहता है और ये लंबे झाड़ियों को अपने साथ बहा ले जाता है, सिर्फ कुछ ही पलों के लिए। इन कुछ ही कीमती पलों के अंदर एक अमेरिकन स्नाइपर जो कि सर से लेकर अपने पैर के नाखून तक एक कैमोफ्लेज गीली सूट में अपने आप को ढाक रखा है इसने, ये अमेरिकन स्नाइपर कुछ ही सेंटीमीटर्स आगे बढ़ता है। जब हवा का ये झोंका बंद हो जाता है तो ये स्नाइपर भी उसी वक्त आगे बढ़ना बंद कर देता है। और ये स्नाइपर तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि दोबारा से कोई हवा का झोंका ना चले। अगर कोई हवा ना चले तो ये स्नाइपर अपने टारगेट की तरफ बढ़ना जारी रखता है। और किस स्पीड पे बढ़ता है ये आगे? ये बेमिसाल स्नाइपर 1 घंटे के अंदर सिर्फ 12 इंचेस ही आगे बढ़ता है। इस स्नाइपर के चाल इतने ज़्यादा स्लो और स्ट्रेटेजी से भरपूर हैं कि यहाँ तक कि उस जंगल के जंगली जानवर भी उससे बेखबर हैं और उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। और एक हिरन ठीक उसके सामने और चारों तरफ अपने खाने की तलाश में घूम रहा है। एक खतरनाक और जहरीला वाइपर स्नेक इस अमेरिकन स्नाइपर के जिस्म के ऊपर से होकर गुजरता है और इस सांप को ये पता भी नहीं चल पाता है कि यहाँ कोई स्नाइपर छुपा हुआ है। ठीक 4 दिन बाद इस स्नाइपर का इतना ज़्यादा धीरे धीरे से आगे रेंगना कंप्लीट होगा और इसका बेशकीमती टारगेट जो कि एक नॉर्थ वियतनामीज आर्मी जनरल है वो मारा जाएगा। सिर्फ एक सिंगल राउंड जो इस स्नाइपर के राइफल से निकलेगा वो उस जनरल के छाती को चीर कर रख देगा। तो पेश है आप सभी के सामने अब तक के सबसे हार्डकोर अमेरिकन और लेजेंडरी वियतनाम वॉर के स्नाइपर जिनका नाम है कार्लोस हैथकॉक, जिन्हें द व्हाइट फेदर भी कहा जाता है। कार्लोस हैथकॉक बचपन के दिनों से ही बड़े होने तक सिर्फ निशाना लगाना और शूट करना सीखा उन्होंने, और उनका हमेशा से ख्वाब था एक यूएस मरीन बनने का अपनी पूरी जिंदगी भर के लिए। और इस चीज़ की प्रेरणा उन्हें अपने से पिछले अमेरिकन यूएस मरीन्स की बहादुरी से भरे किस्सों को सुनकर मिलती थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने यूएस मरीन्स को ज्वाइन कर लिया और 6 साल बाद 1965 में उन्होंने विंबलडन कप शूटिंग चैंपियनशिप को भी जीत लिया, जिसके बाद पूरे यूएस के अंदर उन्हें सबसे बेहतरीन शूटर का दर्जा मिल गया। 1965 में प्रेसिडेंट जॉनसन के इशारों पर ग्राउंड ट्रूप्स को वियतनाम भेजा गया और फिर यहाँ से शुरुआत होता है अमेरिकन ग्राउंड वॉर का, जो कि नॉर्थ वियतनाम और वियतकॉन्ग एलायंस के खिलाफ था। 1 साल बाद कार्लोस को वियतनाम के लिए डिप्लॉय कर दिया गया, जहां पे उन्हें एक मिलिट्री पुलिसमैन की ड्यूटी निभानी थी। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्होंने कॉम्बैट ड्यूटी के लिए वॉलंटियरिंग करना शुरू कर दिया। उनके बेमिसाल और हुनर से भरे शूटिंग कैपेबिलिटीज और काबिलियत को देखते हुए उन्हें फर्स्ट मरीन डिवीजन स्नाइपर प्लेटून में ट्रांसफर कर दिया गया। कार्लोस हैथकॉक फ्रंट लाइंस पे बहुत ही जल्द अपने हुनर से भरे प्रो लेवल शूटिंग स्किल्स को इस्तेमाल किया करते थे और वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे इस काम में कि वो अपने बुश हेलमेट पे एक व्हाइट फेदर लगाया करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि नॉर्थ वियतनामीज उन्हें डिटेक्ट कर लें और उनके इसी मूव के लिए उन्हें ज़िंदगी भर के लिए एक निकनेम टाइटल मिल जाए। कार्लोस हैथकॉक बहुत जल्द दुश्मनी स्नाइपर्स को निपटा देते थे और कमाल की बात तो ये है कि उनके लिए स्नाइपिंग करने के 2 सबसे बेहतरीन वक्त हुआ करते थे। पहला सुबह सूरज निकलते वक्त और दूसरा शाम को सूरज डूबते वक्त। जब उनसे एक इंटरव्यू में इसके बारे पूछा गया तो उनका जवाब ये था कि पहला किरण सूरज का और आखिरी किरण सूरज का ये 2 सबसे बेहतरीन वक्त होता है, क्योंकि सुबह के वक्त हर कोई सिपाही रात के लंबे आरामदायक नींद के बाद
उठकर स्मोकिंग करने में या तो फिर अपने अंदर बातचीत और मस्ती करने में खोए रहते हैं। और शाम के वक्त जब ये सिपाही अपने ड्यूटी से वापस लौटते हैं तो ये पूरी तरीके से थक चुके होते हैं और किसी भी छोटी सी हलचल पे या डिटेल पे इनका ध्यान कम ही होता है। कार्लोस हैथकॉक इन्हीं दो बेहतरीन वक्त का फ़ायदा उठाते हुए अपने सबसे ज़रूरतमंद और क्रिटिकल मिशंस को अंजाम दिया करते थे और अपनी पूरी ज़िंदगी भर में उन्होंने 93 कन्फर्म्ड किल्स और 300 से भी ज़्यादा अनकन्फर्म्ड किल्स को अंजाम दिया था। इनके स्किल्स ने इन्हें बहुत जल्द एक यूनिट ट्रेनर बना दिया और वो दूसरे स्नाइपर्स को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दी कि घने जंगलों से चुपचाप कैसे आगे बढ़ा जाता है, शूटिंग स्किल्स और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आर्ट ऑफ कैमोफ्लेज, यानी कि जंगल के वातावरण के साथ अपने आप को कैसे छुपा लिया जाए, ठीक उसी तरह जैसे एक गिरगिट अपना रंग बदलकर अपने आप को वातावरण के साथ मिला लेता है। कार्लोस हैथकॉक के इन्हीं स्किल्स का इम्तिहान तब शुरू हुआ जब एक टॉप सीक्रेट मिशन उनको सौंपा गया और इस मिशन के बारे में उन्हें कुछ भी डिटेल्स दिया नहीं गया, सिर्फ इतना बताया गया कि ये मिशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और इम्पॉर्टेंट था। और बाद में उन्हें ये पता चला कि ये वही मिशन है जिसमें उन्हें एक नॉर्थ वियतनामीज आर्मी जनरल को मार गिराना हो और यही नॉर्थ वियतनामीज आर्मी जनरल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कड़ी और कंट्रोल चेन था उस नॉर्थ वियतनाम आर्मी के लिए, जिसे या तो जिंदा पकड़ना था या तो मार गिराना था। सारे अमेरिकन्स का ये मानना था कि वो जनरल किसी बहुत ही सुरक्षित और बड़े नॉर्थ वियतनामीज आर्मी कैंप में छुपा हुआ था, हालांकि उन्हें ये नहीं मालूम था कि वो कैंप है कहाँ। कार्लोस हैथकॉक सिर्फ अकेले इस मिशन को अंजाम देने जा रहे थे, जो कि ना तो आर्मी इन्फेंट्री के प्लाटून्स कर पाए, ना तो कोई एयर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट्स इस मिशन को अंजाम दे पाया। उनका काम था कैंप तक पहुंचना, उस जनरल को खोजना और एलिमिनेट करना। तो बहुत दिनों तक वो घने जंगलों से हाइकिंग करते हुए और नॉर्थ वियतनामीज पेट्रोल्स को चकमा देते हुए कैंप के डायरेक्शन में आगे बढ़ते गए। ये एक सोलो मिशन होने वाला था और जब कार्लोस के कमांडिंग ऑफिसर ने उनसे कहा कि वो अपने साथ दूसरे सिपाहियों को भी साथ लेकर जाएं, तो कार्लोस ने ये कहकर उनके बात को ठुकरा दिया कि ज़्यादा सिपाहियों को साथ लेकर जाने से उनके पकड़े जाने का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर कार्लोस को ये बात पता था कि ये किसी सुइसाइड मिशन से कम नहीं होने वाला है और इसीलिए कार्लोस अपने दूसरे साथी यूएस मरीन्स को खतरे में डालना नहीं चाहते थे। आखिरकार कार्लोस अपने टारगेट एरिया तक पहुंच गए और यहाँ पे उन्हें एक बहुत ज़रूरी फैसला करना था, क्योंकि यहाँ पे उनके पास सिर्फ दो ऑप्शंस थे। पहला ये कि ये कैंप तीनों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था और जाहिर सी बात है कि ये किसी भी स्नाइपर के लिए छुपने का या अपने मिशन को अंजाम देने का सबसे सही जगह था। और इसीलिए तो कार्लोस ने इन घने जंगलों से जाने को नहीं चुना, क्योंकि अगर वो अपने शॉट में कामयाब हो जाते हैं और जनरल मारा जाता है तो सबसे पहले नॉर्थ वियतनामीज फोर्सेस इन्हीं जंगलों में अपना तलाशी शुरू कर देंगे उन्हें खोज निकालने के लिए। और इसीलिए कार्लोस ने पहला ऑप्शन को ना अपनाकर इस दूसरे फैसले को अपनाया और ये तय किया कि वो कैंप तक पहुंचने के लिए बांस के पेड़ और लंबे कांटेदार झाड़ियों से भरे एक मैदान का सहारा लेंगे। और ये मैदान के कुछ इलाके में तो झाड़ियों का नामो निशान ही नहीं था। अब हम जैसे आम इंसानों के लिए तो ये एक सुइसाइडल रास्ता ही साबित होगा, लेकिन कार्लोस को अपने छुपे रहने की काबिलियत पे पूरा भरोसा था। कार्लोस को 640 मीटर आगे बढ़ना था एक अच्छा शॉट पाने के लिए, और इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें 1.3 किलोमीटर के खुले मैदान से आगे बढ़ना था इस अच्छे शूटिंग पोजीशन पे आने के लिए। इसी चीज़ को अंजाम देने के लिए कार्लोस ने अपने बहुत से मिलिट्री इक्विपमेंट्स को वहीं पे ही रिजेक्ट कर दिया और अपने आप के साथ
पानी के सिर्फ कुछ ही कैंटीन्स अपना राइफल और एम्यूनिशन के कुछ राउंड्स को लोड कर लिया। इसके बाद वो अपने टारगेट एरिया की तरफ बहुत ही धीरे धीरे से रेंगना शुरू कर दी, एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जिसे वर्मिंग भी कहा जाता है। और इस दर्दनाक टेक्निक में वो सिर्फ 1 घंटे में कुछ इंचेस ही आगे बढ़ रहे थे। इस वर्मिंग टेक्निक की मदद से कार्लोस के मूवमेंट्स इतने ज़्यादा स्लो थे कि दुश्मन के लिए उनको डिटेक्ट कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। कार्लोस ने अपने पूरे जिस्म को एक गीली सूट से ढांक रखा था। अब गीली सूट उस कपड़े को कहते हैं जिसे पहनकर आप जंगल या रेगिस्तान या बर्फ किसी भी वातावरण के साथ पूरे मिल जाते हैं और आपको डिटेक्ट कर पाना लगभग नामुमकिन है। और इसीलिए कार्लोस भी इस गीली सूट में उस मैदान के झाड़ियों के साथ पूरे मिल चुके थे। 4 दिन और 3 रातों तक बिना कुछ खाए या सोए कार्लोस इंच बाय इंच अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ते गए। यहाँ तक कि वहाँ के जंगली जानवर भी इस बात से बेखबर थे कि आसपास कोई स्नाइपर मौजूद है, और इसीलिए तो एक हिरन और एक जंगली बोर कार्लोस से सिर्फ कुछ ही इंचेस की दूरी पर अपने खाने की तलाश में घूम रहे थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि एक जहरीला और एक खतरनाक वाइपर स्नेक कार्लोस के सामने से ही नहीं बल्कि उनके जिस्म के ऊपर से होकर गुजर गया, जिसका सिर्फ एक बाइट कार्लोस की जान लेने के लिए काफ़ी था, और वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। इस मौके पर कार्लोस ने पूरी तरीके से अपने आप को जमा लिया और वाइपर के पास हो जाने का इंतज़ार किया। फिर उसके जाने के बाद वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ते गए। जैसा ही कार्लोस कैंप के पास पहुंचे तो उन्होंने बाहरी डिफेंस लाइंस को भेदना शुरू कर दिया। दुश्मनी सिपाहियों के पेट्रोल्स कार्लोस से कुछ ही फीट की दूरी पर चहलकदमी कर रहे थे, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि वहाँ पे कोई स्नाइपर मौजूद है। और एक पॉइंट में तो एक सिपाही का पैर फिसल गया कार्लोस से टकराकर। फिर भी वो ये नहीं जान पाया कि वहाँ पे कोई स्नाइपर मौजूद है। और फाइनली कार्लोस ने 2 हैवी मशीन गन्स के बीच से पार हो गए, और अब उन्होंने अपने रेंगने की टेक्निक को ही बदल दिया कि अब वो अपने कंधे के तरफ से यानी कि साइड से रेंग कर आगे बढ़ रहे थे, ताकि वो अपने पीछे पहले से कहीं ज़्यादा पतले ट्रेल को छोड़ते हुए आगे बढ़ सकें। आखिरकार चौथे दिन जब ये नॉर्थ वियतनामीज आर्मी जनरल अपने टेंट के एंट्रांस से बाहर निकलकर खड़ा भी नहीं हुआ था कि ठीक उसी वक्त कार्लोस हैथकॉक ने अपने स्नाइपर राइफल के ट्रिगर को दबाया और ये बुलेट उस जनरल के छाती से आर पार हो गया। जैसे ही जनरल को ये बुलेट लगा तो सारे नॉर्थ वियतनाम आर्मी कैंप्स में अलार्म्स बज उठे और सारे सिपाहियों ने घने जंगलों की तरफ तलाशी के लिए दौड़ लगा दिया। और ऐसे ही पूरे 3 दिनों तक इन घने जंगलों में ये नॉर्थ वियतनामी सिपाही कार्लोस को खोजते रहे। उन्हें क्या खबर थी कि कार्लोस ठीक उसी तरह अपने घर लौट रहे थे उस वक्त जैसे वो रेंगते हुए कैंप तक आए थे, और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लग पाई। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं ये नहीं कहूँगा कि बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि ये सिर्फ पार्ट 1 है। पार्ट 2 और पार्ट 3 अभी बाकी है और बहुत जल्द आ जाएंगे अगले वीडियोस में। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये सेशन, हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। Until then, this is Farhan signing off. Thank you.